Hello and welcome all to the first ever episode of Learning Page Web Page। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस बुक को खरीदें। लिंक है डिस्क्रिप्शंस में। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे सबसे पहला लेसन, इंट्रोडक्शन टू डिज़ाइन पैटर्न्स। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि डिज़ाइन पैटर्न क्या होता है, उसको क्यों यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ हम एक डिज़ाइन पैटर्न भी कवर करेंगे। डिज़ाइन पैटर्न्स आर द सॉल्यूशन टू सम प्रॉब्लम्स। हम डेवलपर्स की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं और कितने टाइम से फेस करते आ रहे हैं। उनमें से बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड हैं और ऑलरेडी उनका कोई ना कोई सॉल्यूशन प्रेजेंट है। ऐसे ही प्रॉब्लम जो आइडेंटिफाइड हैं उनके सॉल्यूशंस को हम डिज़ाइन पैटर्न्स कहते हैं। तो अभी तक हम सीखते आए थे कोड रीयूज। डिज़ाइन पैटर्न्स के साथ में हम एक्सपीरियंस को रीयूज करते हैं, मतलब कि पुराने डेवलपर्स जिनका एक्सपीरियंस है कोई एक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, उस एक्सपीरियंस को हम रीयूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिज़ाइन पैटर्न्स। एडफर्स्ट की बुक्स की सबसे अच्छी यही बात है कि वो किसी भी प्रॉब्लम को बहुत ही क्रिएटिव अप्रोच से समझाते हैं। डिज़ाइन पैटर्न्स में इन्होंने एक एग्जांपल लिया है सिम्यूडक ऐप का। ये एक हाइपोथेटिकल ऐप है जिसके थ्रू ये बताएंगे कि किसी भी सॉल्यूशन प्रॉब्लम का हमारे दिमाग में क्या सॉल्यूशन आता है सबसे पहले, और उस सॉल्यूशन में क्या प्रॉब्लम्स हैं और उस प्रॉब्लम को हम डिज़ाइन पैटर्न्स के थ्रू कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें इन्होंने बताया है कि जो नाम का बंदा है जो इस ऐप पे काम कर रहा है, इस सिमुलेशन गेम को बना रहा है जिसका नाम है सिम्यूडक। तो वो उसने सबसे पहले क्या किया, एक डक नाम का एक इंटरफेस बना लिया जिसमें उसने क्वैक, स्विम और डिस्प्ले नाम के फंक्शंस बना दिए। और यहाँ पे इन्होंने कुछ जेनरिक फंक्शंस बता दिए हैं जैसे कि क्वैक और स्विम, मतलब कि ऑल डक्स क्वैक एंड स्विम। तो डक इंटरफेस में वी हैव द मेथड्स क्वैक एंड स्विम। अब उसकी दो इम्प्लीमेंटेशन दे दी हैं, मैलर्ड डक और रेड हेड डक। मैलर्ड के डिस्प्ले में बता दिया कि लुक्स लाइक अ मैलर्ड, एंड रेड हेड डक के डिस्प्ले में बता दिया लुक्स लाइक अ रेड हेड। डक अपना खुद का डिस्प्ले बिहेवियर इंप्लीमेंट करेगी और इस टाइप से जैसे मैलर्ड और रेड हेड डक हैं, इस टाइप से हम कितने भी यहाँ पे कॉन्क्रीट डक्स बना सकते हैं। तो जब हम बोलते हैं कॉन्क्रीट डक्स, इसका मतलब कॉन्क्रीट क्लासेस जो इंटरफेस डक को इम्प्लीमेंट करती हैं। तो सिंपल इनफ, अभी तक एक इंटरफेस है डक और दो क्लासेस हैं, मैलर्ड डक और रेड हेड डक। तो अब जिस कस्टमर ने ये ऐप बनाने को बोला था या जिसने भी ये डिमांड करी थी, उन्होंने अब रिक्वायरमेंट में चेंज कर दिया है। तो उन्होंने बोला है कि अब हमें फ्लाई बिहेवियर भी चाहिए जितनी भी डक्स हैं। तो जो कि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामर है और जो कि ये ऐप डक सिमुलेटर ऐप बना रहा है, उसने सोचा ये तो मेरे लिए बहुत आसान है क्योंकि मैं सीधे डक इंटरफेस में एक फ्लाई मेथड डालूंगा और जितने भी कॉन्क्रीट क्लासेस होंगी उनमें उसका इम्प्लीमेंटेशन दे दूंगा। तो उसने क्या किया, डक इंटरफेस में फ्लाई मेथड डाल दिया, ऑल सब क्लास इनहेरिट फ्लाई, ये जो ने ऐड किया, और उसने बोला कि जितनी भी इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस है उनमें अगर उनका डिफरेंट फ्लाई बिहेवियर है तो वो डिपेंड करता है उन कॉन्क्रीट क्लासेस पे, उसमें हम उनका फ्लाई बिहेवियर ओवरराइड कर देंगे। फेयर इनफ, काफ़ी सिंपल है अभी तक। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या सही हुआ है और क्या गलत। समथिंग वेंट हॉरिबली रॉन्ग। क्लाइंट ने देखा कि जितनी भी रबर डकीज थी वो भी उड़ रही हैं। तो जब उसने फ्लाई बिहेवियर एक कॉमन इंटरफेस में डाल दिया और उसके नीचे जो डक्स ऐसी थी जिनमें फ्लाई बिहेवियर नहीं होना चाहिए था, वो भी उड़ने लग गई। जो फेल टू नोटिस दैट नॉट ऑल सब क्लासेस ऑफ डक शुड फ्लाई। तो अब वो डेवलपर्स की लैंग्वेज में बोल रहा है कि आई डोंट सी व्हाई दे कैन नॉट कॉल इट अ फीचर। और इधर जो कि बॉस परेशान है कि जब वो डेमो दे रही थी तो जितनी भी रबर डक्स थी वो उड़ने लग गई स्क्रीन में। तो वो कह रही है कि अब तुम monster.com पे अपनी एक नई नौकरी ढूंढना शुरू कर दो। तो उसने इसमें एक ऐसा बिहेवियर डाल दिया जिससे हमें कोड में एक अनडिजायरेबल बिहेवियर मिलने लग गया कुछ क्लासेस के लिए, क्योंकि इस डिज़ाइन के थ्रू रबर डक को भी हम एनफोर्स कर रहे हैं उड़ने के लिए, जबकि रबर डक हमारी उड़ नहीं सकती। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। तो नॉर्मल डेवलपर्स की तरह जो का भी दिमाग चला और उसने सोचा कि जैसे मैंने रबर डक में क्वैक मेथड को ओवरराइड किया था और उसको स्क्वीक बिहेवियर दे दिया था, इसी तरह से मैं
उसके फ्लाई बिहेवियर को भी ओवरराइड कर दूंगा और उसमें अलाउ कर दूंगा कि वो उड़ ना पाए। बट यहाँ पर एक दूसरी प्रॉब्लम आती है, जब बाद में एक और डक ऐड होगी और दूसरी और डक ऐड होगी और ऐसे 10 और डक्स ऐड होगी जो कि उड़ नहीं सकती, तो हर एक डक का, डिफरेंट डक का उसे अलग बिहेवियर देना पड़ेगा। क्योंकि जैसे डिकॉय डक है जो कि एक लकड़ी की डक है, उस वो ना तो क्वैक कर सकती है, तो ओवरराइड टू डू नथिंग, डिस्प्ले में बोल दिया डिकॉय डक, और फ्लाई बिहेवियर में भी उसका सेम, ओवरराइड टू डू नथिंग। तो उसने एक और डक क्लास बनाया डिकॉय डक, जो कि एक वुडन डक है, और क्योंकि वो क्वैक और फ्लाई नहीं कर सकती तो उसका अलग से यहाँ पे बिहेवियर डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पर एक छोटी सी एक्सरसाइज आती है जो मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को पॉज करके इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे आते हैं हम नेक्स्ट पेज पर, जिसमें सबसे ऊपर ही ये लिखा हुआ है कि इंटरफेस इज नॉट द आंसर, जिसको पढ़ के हमारे जावा के आज तक के सारे कॉन्सेप्ट हिल जाते हैं। तो जब जो को रियलाइज हुआ कि इस तरह की प्रॉब्लम तो हमेशा आती रहेगी, क्लाइंट हमेशा ही अपने रिक्वायरमेंट्स बदलता रहेगा, और इस तरह से अगर हमने इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है तो जितनी बार भी हम एक नई डक क्लास ऐड करेंगे उसका हमें फ्लाई और क्वैक और जितने भी उसके दूसरे मेथड्स हैं उन सबको ओवरराइड करना पड़ेगा हर एक क्लास के लिए, हमेशा जितनी बार भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट बदलती रहेंगी। और ये आईटी इंडस्ट्री में रूल है कि क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट तो बदलेंगी ही। तो क्योंकि जो एक स्मार्ट डेवलपर है, उसने सोचा क्यों ना मैं डक सुपर क्लास में से फ्लाई बिहेवियर निकाल के और उसको एक इंटरफेस का नाम दे देता हूँ और उसको बोलूंगा मैं फ्लाईएबल। इसी तरह से मैं एक क्वैक मेथड और या बिहेवियर को उस सुपर क्लास में से निकाल करके उसका नाम, उसको मैं अलग इंटरफेस में डाल दूंगा और उसका नाम रख दूंगा क्वैकेबल। तो इससे हम सिर्फ उन डक्स को वो बिहेवियर देंगे जो फ्लाई कर सकती हैं या क्वैक कर सकती हैं। तो जैसे मेलर डक है वो फ्लाई और क्वैक कर सकती है, तो उसको फ्लाईएबल और क्वैकेबल दोनों बना देंगे। रबर डक हमारी सिर्फ क्वैक कर सकती है, और जिसमें भी हम ओवरराइड करेंगे कि वो स्क्विक करती है, बट वो क्योंकि फ्लाई नहीं, इसलिए वो फ्लाईएबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट नहीं करेगी। सिमिलरली हमारा जो डिकॉय डक है, क्योंकि ना तो वो फ्लाई कर सकती है और ना ही वो क्वैक कर सकती है, तो वो उन दोनों बिहेवियर्स को तो इम्प्लीमेंट नहीं करेगी। सिर्फ एक नॉर्मल सुपर क्लास जो डक है जिसके डिफॉल्ट बिहेवियर्स हैं उनको वो ओवरराइड करेगा। ये देख के आपको लग रहा होगा कि जो एक बहुत ही स्मार्ट डेवलपर है और बहुत ही अच्छा डिजाइन उसने दिया हुआ है। लेकिन अगर हम नेक्स्ट पेज पर देखेंगे, उसकी बॉस को ये बिल्कुल भी नहीं पसंद आया और उसका कहना है कि अगर हमको 50 डक सब क्लासेस में फ्लाइंग बिहेवियर का छोटा सा भी चेंज करना होगा तो हम हर एक क्लास में जाके हमें वो चेंज करना पड़ेगा। तो अब आप क्या करते हैं अगर आप जो होते तो, अगर आप जो की सिचुएशन में होते तो जो पूरी तरह से गलत नहीं है, लेकिन उसने जितना अभी तक सॉल्यूशन दिया है वो सिर्फ आधा सॉल्यूशन है, और ये सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम को भी नहीं कैटर करता जिसमें हमें डिफरेंट फ्लाइंग बिहेवियर्स चाहिए होंगे अमंग डिफरेंट डक्स। तो हेड फर्स्ट की बुक्स में ये लड़की जो हमेशा ख्वाब देखती रहती है, वो ये सोच रही है कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि जब भी कोई चेंज आता है तो हमें एग्जिस्टिंग कोड में चेंज करने की ना जरूरत पड़े। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। तो यहाँ पे हम एक महान ग्रीक फिलोसफर की बात को समझेंगे जिन्होंने बोला था कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, और वही चीज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की भी दुनिया में एप्लीकेबल है। द वन कांस्टेंट इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज चेंज। क्योंकि सर्विस बेस्ड कंपनी में रह के जिस क्लाइंट के लिए हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो जिस क्लाइंट के लिए हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, वो भी इंसान ही है। तो वो, उनको क्या चाहिए वो एक बार में नहीं बता पाएंगे। तो उनको जब एक चीज़ हम डेमो करके दिखाएंगे तो उनको उसमें कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आएंगी, वो कहेंगे कि ये चेंज कर दो। तो इस तरह से हमारी रिक्वायरमेंट्स चेंज होती रहती हैं। एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर हमें समझना ज़रूरी है कि हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का क्या पार्ट है जो चेंज हो सकता है और ऐसा कौन सा पार्ट है जो कांस्टेंट रहेगा। तो इसी को लेके यहाँ पे एक छोटी सी एक्सरसाइज है जिसमें इन्होंने बोला है कि लॉट ऑफ थिंग्स कैन ड्राइव चेंज। आपके एप्लीकेशंस में अभी तक आपके एक्सपीरियंस में आपने क्या देखा है जिसकी वजह से हमें कोड चेंज करना पड़ता है, उसको आप लिस्ट आउट करें। यू कैन टेक अ मोमेंट, आप यहाँ पर वीडियो पॉज करके और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश करें।
Okay, so let's move on to the next page, zeroing in on the problem. तो अभी तक हमने फ्लाइएबल और क्वैकेबल इंटरफेस बना के थोड़ी सी प्रॉब्लम सॉल्व करी, लेकिन उससे एक नई प्रॉब्लम निकल के आ गई है कि हमें जब भी फ्लाई के बिहेवियर में कोई भी चेंज करना होगा, हमें हर एक कॉन्क्रीट क्लास में जाके, जितनी भी कॉन्क्रीट क्लासेस बनी होंगी उन सब में जाके उसके फ्लाई के मेथड में जाके चेंज करना होगा। तो इस प्रॉब्लम को फेस करके हमें पहले अपने डिज़ाइन प्रिंसिपल के बारे में पता चलता है, जो कहता है कि अपने एप्लीकेशन में उन एस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करो जो चेंज होते हैं, जो वेरी होते हैं, और उनको सेपरेट आउट करो उनसे, उन एस्पेक्ट्स से जो कांस्टेंट रहते हैं। और आगे चल के हमें इस बुक में और भी ऐसे प्रिंसिपल्स देखने को मिलेंगे। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि आप अपने एप्लीकेशन में जो एस्पेक्ट्स चेंज होंगे उनको आइडेंटिफाई करो, उनको इनकैप्सुलेट कर दो, ताकि वो बाकी के आपके कोड को अफेक्ट ना करें। और हालांकि ये प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल सा है, लेकिन ये प्रिंसिपल इतना स्ट्रांग है कि ऑलमोस्ट सारे डिज़ाइन पैटर्न्स इस प्रिंसिपल को फॉलो ज़रूर करते हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। तो अब तक बॉस की कंप्लेंट से और क्लाइंट के चेंज रिक्वेस्ट से हमें ये पता चल चुका है कि डक क्लासेस में जो सबसे ज़्यादा चेंज होने वाले बिहेवियर्स हैं वो हैं फ्लाई और क्वैक, और उनके अलावा बाकी जो बिहेवियर्स हैं वो इतना फ्रीक्वेंटली नहीं चेंज हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, फ्लाई और क्वैक की अलग सेट ऑफ क्लासेस बना देंगे, और उस सेट ऑफ क्लास में हर क्लास का अपना खुद का एक इम्प्लीमेंटेशन और या अपना एक खुद का बिहेवियर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम क्वैक के डिफरेंट बिहेवियर्स की बात करें, तो एक क्लास होगी जिसमें प्रॉपर क्वैकिंग होगी, दूसरी क्लास होगी जो स्क्वीक करेगी, और कोई एक ऐसी क्लास होगी जो कुछ भी नहीं करेगी। तो हम ये देखेंगे कि डक जो हमारी एक सुपर क्लास थी, उसमें हमारे पास फ्लाई और क्वैक बिहेवियर्स थे, उसको हमने सेपरेट आउट कर लिया था एक इंटरफेस में, बट इंटरफेस से हमको प्रॉब्लम आ गई थी, क्योंकि अगर हमें वो उनका फ्लाई में एक भी बिहेवियर में चेंज करना होता तो हमें हर एक डक की जो कॉन्क्रीट क्लासेस थी उसमें जाकर चेंज करना पड़ता। तो अब हम उस इंटरफेस की जगह एक सेट ऑफ क्लासेस डिफाइन करेंगे, जो कि हर एक डिफरेंट फ्लाइंग बिहेवियर्स को भी अलग अलग फ्लाई बिहेवियर्स देगा, डिफरेंट क्वैकिंग बिहेवियर्स को अलग अलग अपना एक क्वैकिंग बिहेवियर देगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज। तो अब जब हम अलग अलग बिहेवियर्स, फ्लाइंग और क्वैक के बिहेवियर्स बना रहे हैं, और हमें पता है कि हम उन बिहेवियर्स को डक को असाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब हम एक मैलर डक के इंस्टेंस को बनाएंगे तो हम उसे एक स्पेसिफिक टाइप का फ्लाइंग बिहेवियर देंगे, और क्यों ना साथ ही साथ फिर हम डक क्लास में उस बिहेवियर के सेटर मेथड्स बना दें, ताकि उसको रन टाइम पे भी हम उसके उस भी फ्लाइंग बिहेवियर को चेंज कर सकें। तो हम हर बिहेवियर के लिए एक अलग इंटरफेस का यूज करेंगे, और यही हमारा अगला डिजाइन प्रिंसिपल भी कहता है कि प्रोग्राम टू एन इंटरफेस एंड नॉट एन इम्प्लीमेंटेशन। तो इस केस में हमें दो बिहेवियर्स दिख रहे हैं, और उन दोनों बिहेवियर के हम दो अलग अलग इंटरफेसेस बनाएंगे। एक होगा हमारा फ्लाई बिहेवियर इंटरफेस, और एक होगा हमारा क्वैक बिहेवियर इंटरफेस। और जो हमारा कॉन्क्रीट बिहेवियर्स होंगे जैसे कि स्क्वीक, वो इस क्वैक बिहेवियर को इम्प्लीमेंट करेगा। तो अब हम उन बिहेवियर्स की अपनी अलग क्लासेस ही बनाएंगे, जिनके जीवन का पूरा उद्देश्य ही यही है कि वो उस बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, जैसे कि स्क्विकिंग। और इस बार वो बिहेवियर क्लासेस होंगी जो इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है, इंस्टेड ऑफ द डक क्लास, जैसे हमने पिछली बार किया था कि हमने डक क्लासेस जो कॉन्क्रीट क्लासेस थी उन्हीं को फ्लाइएबल या क्वैकेबल इंटरफेस से इम्प्लीमेंट करा दिया था। ये तरीका पिछले दोनों तरीकों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि पिछली बार या तो हमने एक सुपर क्लास डक ले ली थी जिसमें हमने कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड किए थे उसके फ्लाई करने का या उसके क्वैक करने का, या फिर हमने क्वैकेबल और फ्लाईएबल इंटरफेस बना के और कॉन्क्रीट डक क्लासेस में उसके इम्प्लीमेंटेशन डाल दिए थे, जिस केस में हम रिलाई कर रहे थे उनके इम्प्लीमेंटेशन पे रादर देन ऑन देयर इंटरफेस। तो अब हम क्या करेंगे कि हमने जो
फ्लाई करने के और जो क्वैक करने के डिफरेंट बिहेवियर्स थे वो हम डक क्लास से बिल्कुल सेपरेट आउट कर देंगे और उन बिहेवियर्स की खुद की एक रिप्रेजेंटेशन, उनकी खुद की एक क्लास उनको दे देंगे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। अब ये वो लड़की आ गई है जो हमेशा कंप्लेन करती रहती है, तो इस पर ये कंप्लेन लेके आई है कि इन बिहेवियर्स के लिए हम इंटरफेस का ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम एक एब्स्ट्रैक्ट सुपर क्लास का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उस तरीके से भी हम एक पॉलीमॉर्फिज्म का सेंस अचीव कर सकते हैं। तो इसको यहाँ पे ये समझाया जा रहा है कि यहाँ पर जब हम बोलते हैं अपने प्रिंसिपल में कि प्रोग्राम टू एन इंटरफेस, उसका एक्चुअल मतलब होता है कि प्रोग्राम टू अ सुपर टाइप। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पर्टिकुलरली जावा इंटरफेस की ही बात कर रहे हैं। तो हम प्रोग्राम टू एन इंटरफेस कर सकते हैं बिना जावा इंटरफेस को यूज किए भी। और यहाँ पर हम अपने बेसिक जावा कॉन्सेप्ट्स को रिविजिट भी कर सकते हैं। जब हमने सीखा था कि प्रोग्रामिंग टू एन इम्प्लीमेंटेशन कुछ ऐसा होगा अगर हम डॉग डी इक्वल्स न्यू डॉग ही कर देंगे, लेकिन क्योंकि ये एक कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन है इसलिए हमें सिखाया जाता है कि वी शुड रादर प्रोग्राम टू एन इंटरफेस। तो हम हमेशा क्या करते हैं, एनिमल ए इक्वल्स टू न्यू डॉग। फॉर एग्जाम्पल हम हमेशा अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जावा में हम हमेशा यूज करते हैं लिस्ट एल इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। हम कभी भी एरे लिस्ट इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट नहीं करते, क्योंकि एरे लिस्ट इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट करेंगे तो वो हो जाएगा प्रोग्रामिंग टू द इम्प्लीमेंटेशन। हमने उसको बाउंड कर दिया है कि वो हमेशा एक एरे लिस्ट ही होगा वो वेरिएबल, जबकि हमें सिर्फ इतना कंसर्न रहना है कि वो वेरिएबल एक लिस्ट होना चाहिए। इस केस में वो वेरिएबल सिर्फ एक एनिमल होना चाहिए, बिकॉज एनी एनिमल कैन मेक अ साउंड। और उससे भी बेटर होगा कि अगर हमें न्यू डॉग या न्यू कैट ना करना पड़े और इंस्टेड हमें रन टाइम पे ही उसका इम्प्लीमेंटेशन मिल जाए। तो फॉर एग्जांपल हमें किसी एक मेथड से ही मिल रहा है उसका ऑब्जेक्ट टाइप, और यहाँ पे हम कंसर्न नहीं है कि हमें किस टाइप का एनिमल मिल रहा है, हमें बस इतना कंसर्न है कि वो जो भी एनिमल है वो मेक साउंड बिहेवियर को इम्प्लीमेंट करता होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। तो अब हम देखते हैं कि हमारे डिफरेंट बिहेवियर्स, जो फ्लाई बिहेवियर और क्वैक बिहेवियर, उनका इंटरफेसेस और उनकी क्लासेस का डिज़ाइन हमें कैसा दिखेगा। तो यहाँ पे हमने एक फ्लाई बिहेवियर का इंटरफेस डिफाइन किया है और उसकी हमने बिहेवियरल डिफरेंट बिहेवियर क्लासेस, कॉन्क्रीट क्लासेस हमने इम्प्लीमेंट किए हैं। तो फ्लाई विद विंग्स एंड फ्लाई नो वे, मतलब जो उड़ सकती हैं डक्स वो फ्लाई विद विंग्स बिहेवियर अडेप्ट करेंगी, और जो डक्स नहीं उड़ सकती हैं वो फ्लाई नो वे बिहेवियर अडेप्ट करेंगी। इसी तरह से हमने एक अलग इंटरफेस बिहेवियर का इंटरफेस डिफाइन किया है, क्वैक बिहेवियर। और हमें अभी तक 3 रिक्वायरमेंट्स आ चुकी हैं, क्वैक, स्क्वीक और म्यूट क्वैक, मतलब कि जो डक्स क्वैक नहीं कर सकती, जैसे कि वुडन डक जो डिकॉय डक थी। तो क्वैक जो नॉर्मल डक्स हैं वो क्वैक बिहेवियर को अडेप्ट करेंगी, रबर डक स्क्विक बिहेवियर को अडेप्ट करेगी, वुडन डक म्यूट क्वैक को अडेप्ट करेगी। तो यहाँ पे हमने डिफरेंट बिहेवियर्स बना दिए एंड दीज क्लास, जो ये बिहेवियर क्लास हैं इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि ये एक बिहेवियर प्रोवाइड करना, क्योंकि हमारे फ्लाई और क्वैक बिहेवियर सबसे ज़्यादा चेंज हो रहे थे डक क्लास में, इसलिए हमने उन बिहेवियर को ही अलग सेपरेट आउट कर दिया है। तो अब हम डक क्लास में फ्लाई बिहेवियर और क्वैक बिहेवियर दे देंगे और उन दोनों बिहेवियर्स के हम सेटर्स एक्सपोज कर देंगे, ताकि हम रन टाइम पे भी किसी भी डक का बता सकें कि टाइप का उसका फ्लाई बिहेवियर है या किस टाइप का उसका क्वैक बिहेवियर है। तो इस डिज़ाइन के साथ हमें कभी भी एक नई डक क्लास को ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम उस नई डक क्लास को एग्जिस्टिंग बिहेवियर्स ही दे सकते हैं। और अगर हमें एक नई डक क्लास ऐसी आती है जिसका कुछ अलग ही फ्लाइंग बिहेवियर है, तो हम एक अलग फ्लाइंग बिहेवियर बनाकर और वो बिहेवियर हम उस डक क्लास में सेट कर सकते हैं।
जिससे हम ये अचीव करते हैं कि हमने किसी भी एग्जिस्टिंग बिहेवियर क्लास में या किसी भी एग्जिस्टिंग डक क्लास में कोई चेंज नहीं किया, और हम जब भी हमें एक नई रिक्वायरमेंट आ रही है तो हम हमेशा ही नया कोड कर रहे हैं और एग्जिस्टिंग कोड को हम टच नहीं कर रहे हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। टाइम फॉर सम क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन है कि क्या हमें हर बार एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट करने के बाद ही पता चलेगा कि क्या चेंज होने वाला है और क्या कांस्टेंट रहेगा और किसको हमें फिर इनकैप्सुलेट करना है? तो उसका आंसर है कि मोस्ट ऑफ द टाइम या आइडियली हमें डिज़ाइन फेज में ही पता चल जाना चाहिए कि हमारे एप्लीकेशन के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और उनमें से कौन से कंपोनेंट्स हमारे चेंज हो सकते हैं और ऐसे कौन से कंपोनेंट्स हैं जो हमारे कांस्टेंट रहेंगे। क्या हमें डक को भी इंटरफेस बना देना चाहिए? नहीं, इस केस में हमें डक को एक सुपर क्लास ही रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी हमारे पास कुछ ऐसे कॉमन बिहेवियर्स हैं जो हर एक डक को इम्प्लीमेंट करने हैं। तो इस वजह से हमें डक को एक सुपर क्लास ही रखना पड़ेगा, ताकि हम कुछ डिफ़ॉल्ट बिहेवियर्स जो हर डक में हमें चाहिए वो हम डक में रख सकते हैं। इस क्वेश्चन पूछने वाले को ये अजीब बात लग रही है कि बिहेवियर को हमने निकाल के उसको पूरा एक क्लास दे दिया है, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक क्लास बिहेवियर और उसके स्टेट दोनों को रिप्रेजेंट करता है। बट इस केस में हमारे पास जो बिहेवियर है उसका खुद का भी एक स्टेट हो सकता है। फॉर एग्जांपल फ्लाइंग बिहेवियर का खुद का स्टेट हो सकता है, जिसमें हम सेव कर सकते हैं उसके बीट्स पर मिनट, मैक्सिमम एल्टीट्यूड या स्पीड। यहाँ पर एक छोटी सी एक्सरसाइज है जिसमें 2 क्वेश्चंस हैं। इन्होंने बोला है कि क्या अगर हमें एक रॉकेट पावर फ्लाइंग बिहेवियर डालना होगा इस सिम्युडक ऐप में, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या आप कोई ऐसी क्लास के बारे में सोच सकते हो जो क्वैक बिहेवियर को यूज करे लेकिन वो एक डक नहीं है। टेक योर टाइम टू आंसर दिस क्वेश्चंस एंड पॉज द वीडियो हियर। आई होप कि आपने आंसर्स दे दिए होंगे, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। तो अब टाइम आ गया है कि जो हमने बिहेवियर्स डिफाइन किए थे अलग अलग, उन बिहेवियर्स को हम डक में इंटीग्रेट करेंगे। तो डक ने अब अपने फ्लाइंग और क्वैकिंग बिहेवियर को डेलीगेट कर दिया है उन बिहेवियर क्लासेस को, इंस्टेड ऑफ कि वो खुद उन क्वैकिंग और फ्लाइंग मेथड्स को डिफाइन करे। तो हम अपनी डक क्लास में 2 वेरिएबल्स ऐड करेंगे, फ्लाई बिहेवियर और क्वैक बिहेवियर का। और हम इस बात पर ज़रूर ध्यान देंगे कि जो ये वेरिएबल्स हैं ये इंटरफेस, इनका टाइप इंटरफेस टाइप होना चाहिए, जो फ्लाई बिहेवियर इंटरफेस है और जो क्वैक बिहेवियर इंटरफेस है। और इस डक क्लास में जो 2 मेथड्स थे हमारे फ्लाई और क्वैक, अब हम उनको हटा देंगे और उसकी जगह हम इन मेथड्स का नाम चेंज कर देंगे परफॉर्म क्वैक और परफॉर्म फ्लाई, जिसमें बेसिकली हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपली हम परफॉर्म क्वैक में जो भी हमारे पास क्वैक बिहेवियर आ रहा है उस पर हम क्वैक मेथड को इन्वोक कर देंगे। सिमिलरली जो हमारे पास परफॉर्म फ्लाई मेथड होगा हम उसमें फ्लाई बिहेवियर के फ्लाई मेथड को कॉल कर देंगे। इस टाइम पे हमारा जो डक क्लास है वो इस चीज से एग्नोस्टिक है या अनजान है कि उसके पास कौन सा वाला क्वैक बिहेवियर या कौन सा वाला फ्लाई बिहेवियर आ रहा है। उसे सिर्फ इस चीज से मतलब रह गया है कि उसके पास एक क्वैक बिहेवियर है और उसे क्वैक मेथड कॉल करना है जब भी उसका परफॉर्म क्वैक मेथड कॉल होगा। और डक के ऑब्जेक्ट ने अब उस क्वैक बिहेवियर को खुद से हैंडल करने की जगह उस बिहेवियर को डेलीगेट कर दिया है उस करस्पॉन्डिंग बिहेवियर को। तो इस स्टेट पे आके हमारा डिजाइन थोड़ा सा और इम्प्रूव हुआ है, और इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब हम देखते हैं कि एक कॉन्क्रीट डक क्लास को हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे हमने मैलर डक का एग्जांपल लिया है जो कि क्वैक भी करती है, जो कि एक रियल डक है, तो वो क्वैक भी करती है और वो उड़ती भी है। तो इसके कंस्ट्रक्टर में अगर हम देखेंगे तो हमने दोनों वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर दिया है। क्वैक बिहेवियर को दे दिया है न्यू क्वैक
जो हमारा सिंपल एंड कॉन्क्रीट क्लास था क्वैक बिहेवियर का, और फ्लाई बिहेवियर में इसका दे दिया है हमने, इनिशियलाइज कर दिया है विद न्यू फ्लाई विद विंग्स। और ये दोनों वेरिएबल्स इसको इनहेरिट होके मिल रहे हैं फ्रॉम द क्लास डक जो हमने ऊपर डिफाइन किए थे। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा कि जब हम डक नाम का, डक टाइप का एक वेरिएबल लेके और उसमें मेलर डक का इंस्टेंस इनिशियलाइज करेंगे, और फिर जब हम उस डक वेरिएबल पे परफॉर्म फ्लाई और परफॉर्म क्वैक जब हम कॉल करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि उस डक वेरिएबल पे, क्योंकि वो एक मेलर डक टाइप का इंस्टेंस है, वो नॉर्मल कॉन्क्रीट क्वैक बिहेवियर और फ्लाई विथ विंग्स कॉन्क्रीट बिहेवियर के मेथड्स को इन्वोक करेगा। इस पॉइंट पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करें, ये इंटरफेसेस बना के ये इसकी कॉन्क्रीट क्लासेस बना दें, और ये डक एक सुपर क्लास बनाएं जिसके अंदर क्वैक बिहेवियर और फ्लाई बिहेवियर के रेफरेंस होंगे और परफॉर्म क्वैक और परफॉर्म फ्लाई मेथड्स होंगे। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग यहाँ पे इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाएं और इसके जो बाकी के मेथड्स हैं जैसे कि स्विम और डिस्प्ले, उनको आप एब्स्ट्रैक्ट करिए, और जो परफॉर्म क्वैक और परफॉर्म फ्लाई मेथड्स हैं उनको आप एक कॉन्क्रीट बिहेवियर देके इस तरह से आप इम्प्लीमेंटेशन उसका दे सकते हैं। So let's move on to the next page. ये आ गई है फिर से कंप्लेन करने, बट इसके पॉइंट्स हमेशा वैलिड होते हैं और अच्छे पॉइंट्स लेकर आती है। तो इसने इस पर बोला है कि अभी इससे पहले हमने पढ़ा था कि वी शुड नॉट प्रोग्राम टू एन इम्प्लीमेंटेशन, हमें इम्प्लीमेंटेशन पे प्रोग्राम नहीं करना चाहिए, लेकिन लास्ट पेज पे हमने जो कंस्ट्रक्टर बनाया है उसमें हमने एक कॉन्क्रीट क्लास को इनिशियलाइज किया है। तो अगर हम मेलर डक का एग्जांपल देखेंगे, इसके कंस्ट्रक्टर में हम यहाँ पर कॉन्क्रीट क्लास को इनिशियलाइज कर रहे हैं। ये क्वैक बिहेवियर और फ्लाई बिहेवियर की कॉन्क्रीट क्लासेस की इम्प्लीमेंटेशन है जिसको हमने यहाँ पे इंस्टेंशिएट कर दिया है इसके कंस्ट्रक्टर में। बट क्योंकि अभी हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, इसलिए अभी के लिए हमने उसको उन कॉन्क्रीट क्लासेस से इनिशियलाइज कर दिया है। हम लेटर चैप्टर में आगे चल के ये देखेंगे कि हम कैसे उस बिहेवियर को इंजेक्ट कर सकते हैं, उस बिहेवियर को हम उस किसी भी एक कॉन्क्रीट डक क्लास को हम देंगे, इंस्टेड कि हम कॉन्क्रीट डक क्लास पे रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दें कि वो अपने बिहेवियर्स खुद चूज करे, हम उसको बिहेवियर्स प्रोवाइड करेंगे। तो इन्होंने यहाँ पे ये बोला है कि क्या आप कोई ऐसा तरीका सोच सकते हैं जिससे कि हम डक का बिहेवियर उसके रन टाइम पे चेंज कर सकें। सो लेट्स सी इन अ फ्यू पेजेस फ्रॉम नाउ। तो आई होप कि आप लोगों ने अब तक उन क्लासेस को और इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो लेट्स गो थ्रू ईच एंड एवरी क्लास एंड इंटरफेस नाउ। डक को हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे, उसमें हम फ्लाई बिहेवियर और क्वैक बिहेवियर देंगे, और परफॉर्म फ्लाई और परफॉर्म क्वैक को में हम उन बिहेवियर्स के एप्रोप्रिएट मेथड्स को इन्वोक कर देंगे। इसी तरह से हमारे जितने भी बिहेवियर्स थे, तो हमने इंटरफेस फ्लाई बिहेवियर बना दिया, फ्लाई बिहेवियर की कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशंस प्रोवाइड कर दी इन द नेम ऑफ फ्लाई विद विंग्स एंड फ्लाई नो वे, मतलब कि जो उड़ सकती हैं और जो नहीं उड़ सकती हैं। एंड इन द नेक्स्ट पेज हमने क्वैक बिहेवियर को डिफाइन कर दिया है, जिसमें हमने एक इंटरफेस बनाया है क्वैक बिहेवियर और उसकी कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस बनाई हैं क्वैक, म्यूट क्वैक और स्क्वीक, जो कि क्वैक बिहेवियर को, नॉर्मल क्वैक बिहेवियर को, नॉर्मल म्यूट बिहेवियर को और स्क्वीक बिहेवियर को इम्प्लीमेंट करती है। अब हम अपनी एप्लीकेशन को बहुत आराम से टेस्ट कर सकते हैं एक मिनी डक सिमुलेटर बना के, जिसमें हम मेन मेथड बनाएंगे और उसमें जब हम न्यू मेलर डक का इंस्टेंस असाइन करेंगे एक डक टाइप के वेरिएबल में, और उस पर जब हम परफॉर्म क्वैक और परफॉर्म फ्लाई
करेंगे, वी कैन सी कि यहाँ पे हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है। हमें मिलेगा क्वैक, जो कि हमारा क्वैक बिहेवियर से आ रहा है, जो एक नॉर्मल क्वैक बिहेवियर है। जो एक नॉर्मल क्वैक बिहेवियर है। और हमें मिलेगा आई एम फ्लाइंग, जो कि फ्लाई विद विंग्स का बिहेवियर है। अब हम देखते हैं कि इन बिहेवियर्स को हम डायनेमिकली कैसे असाइन कर सकते हैं किसी भी एक डक को। हम सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे कि डक क्लास में उन बिहेवियर्स के सेटर्स को एक्सपोज कर देंगे, तो सेट फ्लाई बिहेवियर और सेट क्वैक बिहेवियर। और जो जो क्लास इंस्टेंशिएट कर रही है न्यू डक्स को, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो उन डक्स के बिहेवियर को भी बताए। तो इसी तरह से अब हम बाकी के भी अपने डक की कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशंस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मॉडल डक, तो मॉडल डक हमें पता है उसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है कि उड़ नहीं सकती, तो फ्लाई नो वे बिहेवियर से इनिशियलाइज करेंगे और क्वैक बिहेवियर में उसके न्यू क्वैक डालेंगे, क्योंकि मॉडल डक कैन स्टिल क्वैक। हमने एक नया बिहेवियर इंट्रोड्यूस किया है, फ्लाई रॉकेट पावर, जो कि एक फ्लाई बिहेवियर है। तो हमने उड़ने में एक रॉकेट की शक्ति डाल दी है, क्योंकि ये वीडियो गेम है। वीडियो गेम में हम इस टाइप की पावर्स, सिली पावर्स हम दे सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। तो अभी तक हमारा टेस्ट इतना था। हमने न्यू मेलर डक बनाया था, उसका परफॉर्म क्वैक और परफॉर्म फ्लाई मेथड कॉल किया था। अब हम अपनी नई डक के साथ एक दूसरा वेरिएबल बनाएंगे, मॉडल डक। मॉडल डक पे परफॉर्म फ्लाई करेंगे। जब हम परफॉर्म फ्लाई करेंगे तो हम देखेंगे कि उसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर जो हमने दिया था कि वो उड़ नहीं सकती, तो वो प्रिंट होगा। बट बाद में हम उसको सुपर पावर दे देंगे, उसको सेट, उसका फ्लाई बिहेवियर चेंज करके उसको हम रॉकेट पावर फ्लाई बिहेवियर दे देंगे। और फिर जब हम उसका परफॉर्म फ्लाई इन्वोक करेंगे तो हम देखेंगे कि उसको फ्लाई रॉकेट पावर बिहेवियर मिल गया है। इस कोड को आप लोग इम्प्लीमेंट करके और चला के ज़रूर देखिए, क्योंकि जब आप इसको चलाएंगे तो इसके आउटपुट आप देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे पुराने मेलर डक का क्वैक और आई एम फ्लाइंग आया है। उसके बाद वुडन डक का आई कांट फ्लाई आया है, जो उसका डिफ़ॉल्ट फ्लाई बिहेवियर है। फिर हमने बाद में उसको एक फ्लाई रॉकेट बिहेवियर दे के उसका फ्लाई बिहेवियर चेंज किया, और फिर जब उसको परफॉर्म फ्लाई किया तो वो उड़ने लग गई विद अ रॉकेट। तो देखो कितनी आसानी से हमने यहाँ पे एक डक का बिहेवियर रन टाइम पे चेंज कर दिया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। तो इस पेज पर अब हम देखेंगे एक ओवरऑल पिक्चर। अभी तक जो भी हमारा सिनेरियो रहा है, जितना भी हमने डेवलप किया है, बनाया है और जो समझा है, उसकी ओवरऑल पिक्चर क्या है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि कैसे हमने बिहेवियर्स को, जो फ्लाई बिहेवियर था और जो क्वैक बिहेवियर था, उसको हमने डक के वर्क स्पेस से पूरा अलग कर दिया है। डक हमारा सिर्फ क्लाइंट है, जिसके बिहेवियर्स हमने सेपरेट आउट कर दिए हैं, सेग्रीगेट कर दिए हैं। तो हमारे पास यहाँ पे है फ्लाई बिहेवियर, जिसमें फ्लाई मेथड है, फ्लाई विद विंग्स जो फ्लाई बिहेवियर को इम्प्लीमेंट करती है, एंड सिमिलरली फ्लाई नो वे। और उसी तरह से हमारे पास क्वैक बिहेवियर है, जिसके 3 इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस हैं, बिहेवियरल क्लासेस क्वैक, स्क्वीक एंड म्यूट क्वैक। और ये दोनों बिहेवियर्स एक सुपर क्लास के पास हैं, जिसका नाम है डक। अब डक को सिर्फ इतना पता है कि मेरे पास एक फ्लाई बिहेवियर होना चाहिए और मेरे पास एक क्वैक बिहेवियर होना चाहिए। डक को यहाँ पर इस चीज़ से मतलब नहीं रह गया कि किस टाइप का फ्लाई बिहेवियर या किस टाइप का क्वैक बिहेवियर है, क्योंकि वो अब हम रन टाइम पे डिफाइन कर सकते हैं यूजिंग दीज सेटर क्लासेस, सेट फ्लाई बिहेवियर एंड सेट क्वैक बिहेवियर। और अब जितनी भी हमारी इम्प्लीमेंटिंग कॉन्क्रीट डक क्लासेस हैं, उन हर एक क्लास को कंसर्न नहीं है कि हम किस टाइप का फ्लाई बिहेवियर या किस टाइप का क्वैक बिहेवियर हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इन मोर टेक्निकल टर्म्स या इन मोर जेनरिक टर्म्स,
हमने सेट ऑफ एल्गोरिथम्स बना दिए हैं। क्लाइंट उन एल्गोरिथम्स को यूज करता है और वो एल्गोरिथम रन टाइम पे डिफाइन किए जाते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज। यहाँ पर हैज अ और इज अ रिलेशनशिप की बात करी हुई है। तो हमने क्या इम्प्लीमेंट किया है, हमने हर डक को एक फ्लाई बिहेवियर और एक क्वैक बिहेवियर दिया है। तो ईच डक हैज अ फ्लाई बिहेवियर एंड अ क्वैक बिहेवियर। इस टाइप के रिलेशनशिप को या एसोसिएशन को हम कॉम्पोजिशन बोलते हैं। तो द डक is composed of those behaviors, which brings us to the next design principle, favor composition over inheritance। और यहाँ पर एक छोटी सी एक्सरसाइज है जिसमें बोला है कि डक कॉल एक ऐसा डिवाइस है दैट मिमिक्स द क्वैक कॉल्स ऑफ अ डक। लेकिन डक कॉल एक डिवाइस है, वो एक डक नहीं है, तो वो इनहेरिट नहीं कर सकती है डक क्लास को, लेकिन उसको वो बिहेवियर चाहिए जो क्वैक करता है। तो कैसे आप एक डक कॉल का ऑब्जेक्ट बनाओगे या क्लास बनाओगे जो कि उस बिहेवियर को यूज करता है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपना पहला पैटर्न देख लिया है। तो इस प्रॉब्लम को जिस डिजाइन पैटर्न से आपने सॉल्व किया है उस डिजाइन पैटर्न का नाम है स्ट्रेटजी डिजाइन पैटर्न। तो इस पैटर्न की डेफिनेशन है कि ये पैटर्न एक सेट फैमिली ऑफ एल्गोरिथम्स डिफाइन करता है, उनको इनकैप्सुलेट करता है और उनको इंटरचेंजेबल बनाता है। तो कौन सा एल्गोरिदम कब यूज होना चाहिए, ये पैटर्न उसको क्लाइंट पे छोड़ देता है, जिससे कि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज। इस पेज पर एक डिजाइन पजल दिया हुआ है जिसमें यहाँ पर एक डायग्राम है एंड आप लोग अपना अपना पेंसिल उठा के और अपनी बुक में स्क्रिबल करिए, इनको बनाइए और इनके बीच के जो रिलेशन है उसको डिफाइन करने की कोशिश कीजिए। और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज। तो अभी तक हमने स्ट्रेटेजी डिजाइन पैटर्न देखा और देखा कि उसकी क्या प्रॉब्लम थी और उसको कैसे हमने सॉल्व किया यूजिंग द स्ट्रेटेजी डिजाइन पैटर्न। बट आप ये सोच रहे होंगे कि हमें अगर कभी ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे, हमें ये जानने की जरूरत क्या थी कि ये स्ट्रेटेजी पैटर्न होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक रेस्टोरेंट है जिसमें एक एलिस कस्टमर है और एक फ्लो कस्टमर है। एलिस ने अपना ऑर्डर दिया, फ्लो ने अपना ऑर्डर दिया। एलिस ने बोला है आई नीड अ क्रीम चीज विद जेली ऑन व्हाइट बोर्ड, अ चॉकलेट सोडा विद अ वैनिला आइसक्रीम, ब्ला ब्ला ब्ला। इसने बोला गिव मी अ सीजे व्हाइट, अ ब्लैक एंड व्हाइट, अ ब्लैक बनी, ब्ला ब्ला ब्ला। तो दोनों के ऑर्डर में डिफरेंस क्या है? नॉट अ थिंग। इन दोनों के ऑर्डर में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इसने कुछ ज़्यादा ही लंबा डिस्क्रिप्शन दिया है उसी ऑर्डर का और इसने उसी ऑर्डर को बहुत शॉर्ट वर्ड्स में दिया है। तो स्ट्रेटजी पैटर्न के नाम पता होने का यही एक सबसे बड़ा फायदा है कि वी हैव अ शेयर्ड वोकैबुलरी। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपने ऑफिस में देखोगे कि कोई एक प्रॉब्लम है जिसका एक सॉल्यूशन है जो एक डिज़ाइन पैटर्न ने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, आप उसका पूरा सॉल्यूशन समझाने की जगह सीधे आप बोलोगे कि प्लीज अप्लाई द स्ट्रेटजी पैटर्न। इससे हमारा कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है और हमें एक लेवरेज मिलता है कि हम लेवल पर सोचें इंस्टेड ऑफ थिंकिंग एट द ऑब्जेक्ट लेवल। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। इस पेज पे भी यही बताया है जो हमने लास्ट पेज पे डिस्कस किया था। तो ये रिक है जो बोल रहा है आई क्रिएटेड दिस ब्रॉडकास्ट क्लास, इट कीप्स ट्रैक ऑफ ऑब्जेक्ट लिसनिंग टू इट एंड एनी टाइम अ न्यू पीस ऑफ डेटा कम्स अलोंग इट सेंड्स मैसेज टू अदर लिसनर्स, ब्ला 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 ब्ला। खूब लंबा इसने बोला। तो इसके साथ के कोवर्कर्स बोल रहे हैं रिक व्हाई डोंट यू से यू आर यूजिंग द ऑब्जर्वर पैटर्न। एग्जैक्टली, if you communicate in patterns then other developers will immediately know and precisely the design you're describing। और सिर्फ आईटी इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि ऑटो मैकेनिक्स, कारपेंटर्स, गवर्नमेंट शेफ्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोल्स भी बहुत से वर्ड्स ऐसे यूज करते हैं जो उनकी शेयर्ड वोकैबुलरी का होता है और उनको पूरी चीज को डिस्क्राइब या डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप इस ब्रेन पावर एक्सरसाइज को गो थ्रू करिए। हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर।
और ये शेयर्ड पैटर्न वोकेबलरी हमारे सेंटेंसेस को शॉर्ट करने के ही काम नहीं आती, बल्कि इसके यूजेस और भी बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल, शेयर्ड पैटर्न वोकेबलरीज आर पावरफुल। जब आप शेयर्ड पैटर्न वोकेबलरीज में कम्युनिकेट कर रहे हो, तो ना सिर्फ आप उस डिज़ाइन पैटर्न के बारे में बता रहे हो, बल्कि उसकी क्वालिटीज़, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और कौन से प्रॉब्लम्स वो सॉल्व कर रही है, इन सब के बारे में आपने सिर्फ कुछ selected words में describe कर दिया है. So they allow you to say more with less. Similarly, talking at the pattern level allows you to stay in the design longer. जब हम मीटिंग्स करते हैं, डिज़ाइन मीटिंग्स करते हैं, कितनी जल्दी हम सोचने लग जाते हैं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, क्या होगी. इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू द इम्प्लीमेंटेशन, हमें ये सोचना चाहिए पहले कि इसका डिज़ाइन कैसे होगा. तो अगर हम पैटर्न्स पे डिस्कस करेंगे तो हम उसकी डिज़ाइन पे फोकस कर पाएंगे rather than going into the details of implementation. ये डिज़ाइन पैटर्न्स की वोकेबलरी जानने से हमारी डेवलपमेंट टीम को एक टर्बो मिलता है. हम जल्दी समझते हैं चीज़ों को, जल्दी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, और जूनियर डेवलपर्स के लिए बहुत एनकरेजिंग होता है. तो अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछता है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डिज़ाइन पैटर्न्स, अब आपको पता है. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. तो अब क्वेश्चन आता है कि हम डिज़ाइन पैटर्न को यूज़ कैसे करते हैं. फॉर एग्जांपल, हमें जावा के अंदर ही बहुत सी लाइब्रेरीज मिल जाती हैं जिसको हम यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि नेटवर्क की लाइब्रेरीज होती हैं, GUI की, IO की, फाइल इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरीज होती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं. तो लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क से हमें एक एग्जिस्टिंग कोड मिल जाता है, एक यूटिलिटी कोड मिल जाता है जिसको हम रीयूज़ कर सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन को बनाने के लिए डेवलप कर सकते हैं. लेकिन लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क को यूज़ करके हम कभी भी अपने कोड का, अपनी एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर नहीं डिफाइन कर सकते. तो जब भी हमें अपने कोड का स्ट्रक्चर डिफाइन करना होता है, अपनी एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर डिफाइन करना होता है, तब हमको डिज़ाइन पैटर्न्स की ज़रूरत पड़ती है. तो डिज़ाइन पैटर्न किसी डिपेंडेंसी की तरह नहीं है, किसी लाइब्रेरी की तरह नहीं है कि जिसको हमने अपने कोड में इम्पोर्ट किया और उसको यूज़ करना शुरू कर दिया. इंस्टेड हमें डिज़ाइन पैटर्न्स को खुद समझना होता है. तो वो पहले हमारे दिमाग में जाते हैं और फिर हमें उस इंफॉर्मेशन को, उस नॉलेज को यूज़ करके अपने एप्लीकेशन के स्ट्रक्चर को क्रिएट करना होता है. तो यही क्वेश्चंस यहाँ पे भी डिस्कस किए हुए हैं कि इफ़ डिज़ाइन पैटर्न्स आर सो ग्रेट, किसी ने उसकी लाइब्रेरी क्यों नहीं बना के रख दी. क्योंकि डिज़ाइन पैटर्न्स लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क से ऊपर की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. वो हमारे कोड के स्ट्रक्चर को बताते हैं. और लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क खुद डिज़ाइन पैटर्न्स नहीं होते हैं. इंस्टेड कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम जो लाइब्रेरीज यूज़ कर रहे हैं वो किसी डिज़ाइन पैटर्न पे बेस्ड है, और अगर हमें वो डिज़ाइन पैटर्न पता है तो हम उस लाइब्रेरी को बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं. So let's move on to the next page. ओके, तो ये फिर आ गई यहाँ पे और ये कह रही है कि पैटर्न्स की कोई ज़रूरत ही नहीं है अगर जिसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के डिज़ाइन प्रिंसिपल्स पता हो. तो गुरु ने बोला है कि नहीं, ये कॉमन मिसकंसेप्शन है. इसने बोला कि अगर किसी को डिज़ाइन पैटर्न्स पता है तो वो रीयूजेबिलिटी, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म सब कर लेंगे. तो फिर डिज़ाइन पैटर्न की क्या ज़रूरत है. तो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बेसिक्स अगर हमें पता है तो हम ऑटोमेटिकली फ्लेक्सिबिलिटी, रीयूजेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. और ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन के सारे प्रिंसिपल्स लगा के हम डिज़ाइन पैटर्न की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकें. फॉर एग्जांपल, जिस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, उनको कंस्ट्रक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम्स में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन उस बारे में कहीं पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता है. वो चीज़ें हमें डिज़ाइन पैटर्न से ही पता चलती हैं. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि एक एप्लीकेशन का अच्छा डिज़ाइन देने के लिए हमें उसकी मेंटेनेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और रीयूजेबिलिटी पे बहुत ध्यान देना है, जो कि हमें डिज़ाइन पैटर्न से ही मिलता है. और हमेशा डिज़ाइन देते वक्त में ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट. चेंज हमेशा आएगा, रिक्वायरमेंट्स बदलेंगी, रिक्वायरमेंट्स चेंज होंगी,
और इन प्रिंसिपल्स से हम उन इश्यूज को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। कमिंग टू द फाइनल पेज ऑफ दिस चैप्टर, ये समरी पेज है इस चैप्टर का, जिसमें हमने देखा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेसिक्स हम एज्यूम करते हैं कि आपको वो आते होंगे। अगर आपको ये बेसिक्स नहीं आते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेसिक्स से स्टार्ट करिए। उसके बाद हमने इस चैप्टर में कवर किया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स, एनकैप्सुलेट व्हाट वेरीज, जो चेंज होता है उसको इनकैप्सुलेट कर दो, कंपोजिशन को फेवर करो ओवर इनहेरिटेंस, एंड हमेशा इंटरफेस के लिए प्रोग्रामिंग करो, ना कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैटर्न्स में हमने इस चैप्टर में देखा स्ट्रेटजी पैटर्न, जिसमें हमने फैमिली ऑफ एल्गोरिदम्स को अलग कर दिया, एनकैप्सुलेट कर दिया, और फिर उस फैमिली ऑफ एल्गोरिदम को सेपरेट आउट किया है फ्रॉम द क्लाइंट फंक्शनैलिटी जो उसको यूज करता है। ये इस चैप्टर के बुलेट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास एक और प्रॉब्लम है, और ये क्रॉसवर्ड प्रॉब्लम है। इसको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग ज़रूर पढ़िए और इसको अपनी बुक में स्क्रिबल करके इसको आंसर करने की कोशिश कीजिए। आगे के कुछ पेजेस में आप इसके आंसर्स दे सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।